अग्रोहा टीले के सर्वेक्षण का हुआ शुभारंभ। हिसार के पुरातात्विक स्थल अग्रोहा टीले की जीपीआर सर्वेक्षण से छिपे इतिहास के नए तथ्य मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने सर्वेक्षण मशीन चलाकर व नारियल फोड़कर सर्वेक्षण की शुरुआत की। 3 मार्च को हरियाणा सरकार और भारतीय पुरातात्विक विभाग के बीच अग्रोहा टीले की जीपीआर सर्वे व खुदाई के लिए एमओयू साइन हुआ था। पहले फेज में जीपीआर सर्वेक्षण व बाद में ऐतिहासिक स्थल पर खुदाई का कार्य शुरू होगा। हरियाणा पुरातात्विक विभाग के अनुसार आरंभिक व 1978 से 1981 तक अग्रोहा टीले की खुदाई में ईंट की दीवारें, पक्के रास्ते, फर्श, सिक्के, खिलौने, ढेर सारी राख व जलने के निशान मिले थे। सर्वेक्षण के शुभारंभ पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल ने अग्रवाल समाज की प्रमुख मांगों को पूरा किया। उन्होंने कहा कि इन सभी मांगों को पूरा करने पर अग्रवाल समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करता है। शहरी विकास मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि इस अभियान से इतिहास को और अधिक समझने में मदद मिलेगी। भारतीय संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने की मुहिम में लगे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे दीपक सिंघल का कहना है कि अग्रोहा टीले की खुदाई फिर से शुरू होने से टीले के नीचे दबी भारतीय संस्कृति को हम सामने ला पाएंगे। सिंघल ने कहा कि पहले फेज में टीले का सर्वे किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट आने के बाद यहाँ खुदाई का कार्य शुरू होगा। सिंघल का कहना है कि हिसार का नाम बदलने की मांग भी मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश में इतिहास को देखते हुए अनेक शहरों के नाम बदले गए हैं, उसी तरह हिसार का नाम भी बदलकर अग्रोतक रखना चाहिए। हमारे संवाददाता राकेश आर्य ने भारतीय संस्कृति वैश्विक न्यास के कामकाज पर दीपक सिंघल से बातचीत की कि उनका अभियान क्या है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 40 साल नौकरी के अंतराल में ये समझ में आया कि भारतीय संस्कृति का एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो कहीं न कहीं अभी उसमें गुंजाइश है। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में कैसे पहुँचे, उसका परचम कैसे लहरे, ये बात कहीं न कहीं कोने में रही होगी। तो 40 साल की जब सेवा के बाद दीपक सिंघल जी सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने ये एक बड़ा बीड़ा हाथ में उठाया, इसे पूरी दुनिया में फिर से पहुंचाना है, नए ढंग से पहुंचाना है और इस रहस्य और खोज के साथ पहुंचाना है कि भारतीय संस्कृति हमारी कितनी अव्वल थी। आज इसी काम में लगे हुए दीपक सिंघल जी भारतीय प्रशासनिक सेवा के बड़े अधिकारी रहे, उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव रहे, आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार राकेश जी। आपने लंबे समय तक भारत प्रशासनिक सेवा की जो नौकरी की और उसमें लंबे समय तक आप बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे, पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सेवानिवृत्त होने के बाद आपने कोई दूसरी, जैसे कि लोग नौकरी ढूंढते हैं या कोई सरकार में और काम मिल जाए, पर आपने बिल्कुल अलग हट करके एक भारतीय संस्कृति को खोजने का काम शुरू किया है। राकेश जी देखिए, ऐसा है 40 वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य किया और ईमानदारी पूर्वक बताऊं कि उस दौरान में मुझे अपने भारत की संस्कृति का खुद भी बहुत ज़्यादा सिर्फ भ्रमण करके 75 देशों में भ्रमण किया, दुनिया देखी, प्रदेश देखा, देश देखा, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं देखा कि हमारी कितनी प्राचीन, विविध और प्राचीन संस्कृति है और उस संस्कृति के माध्यम से पूरी दुनिया के समस्याओं का समाधान कैसा हो गया। अचानक एक बार मैं आयरलैंड गया हुआ था। आयरलैंड में एक प्रोफेसर मिले। प्रोफेसर उन्होंने मुझसे कहा कि साहब सिंघल साहब, सुभाष चंद्र बोस भी ICS अफसर थे जिन्होंने भारत को राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई के लिए एक विशिष्ट योगदान दिया। अब आप 40 वर्ष प्रशासनिक सेवा कर चुके हैं। अब इस समय पूरा दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक ढांचा क्रिएट किया गया, पूरी दुनिया वैश्विक स्तर पर जो पुनर्स्थापना है भारतीय संस्कृति का, उसका बिगुल बजाया हुआ है। तो आप उस ओर ध्यान देकर और इसके विशेषज्ञों से बात करके एक नया अध्याय अपने जीवन का शुरू नहीं करते हैं। तो ये 1.5 वर्ष पहले मेरे जीवन में आया, तब से मेरे जीवन का अध्याय नया शुरू हुआ। उसके बाद मैंने कपिल कपूर साहब से बात किया, प्रोफेसर कपिल कपूर, जो कि इसके एक राष्ट्र स्तर के प्रमुख आदमी जो प्रोफेसर हैं,
प्रोफेसर जगबीर सिंह और अन्य करीबन 50 वाइस चांसलर, 100 प्रोफेसर्स से अलग अलग तरह से देश और विदेश में, शिंदे साहब से अमेरिका में, डॉक्टर गंगोपाध्याय से यूएस अमेरिका में, फिर लंदन में खुद में गया, और कई देशों में खुद गया, और तरह तरह के विविध पहलुओं पर लोगों से बात करके और 500 किताबों का अध्ययन करके और उसके बाद देशों से जो सामग्री इकट्ठी करके उस पर फिर चिंतन करके भारतीय संस्कृति वैश्विक न्यास का गठन किया। और सबसे बड़ी मुझे विचित्र पुस्तक मिली, आयरलैंड में उन्होंने दी जो पढ़ने के लिए, उसका नाम था हिंदू अमेरिका। मैंने जब पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गया कि जो अमेरिका जो आज है, अगर उसके बहुत प्राचीन में चले जाएंगे तो वो भी भारतीय संस्कृति थी। उसमें चमन लाल गुप्ता जी ने पूरी किताब में मैक्सिको और अमेरिका के बारे में पूरा चिंतन करके हिंदू अमेरिका दिया। मैं कोबुस्तान गया, जब बाकू गया अजरबैजान में, तो एक शहर कोबुस्तान ही निकल आया, उसका पूरा अंदर समुद्र की कैप्सियन सी से बाहर निकला, उसकी किताब लाया तो पूरी उसमें भारतीय संस्कृति, शेर, चीते, भगवान शंकर की मूर्तियाँ, ये अंदर कैसे निकल आएंगी मुस्लिम राष्ट्र में। बाकू में एक फ्लेम मंदिर गए तो वहाँ इसी प्रकार से देखा, आयरलैंड में देखा। सारी दुनिया में हर जगह ये चीज़ समझ में आई कि ये जो कहानी थी कि यहाँ पे आर्यन आए और हमारी अन्य संस्कृतियों से पहले हम भारत की संस्कृति बाद में आई, ये सब गलत है। इसकी विचारधारा पूरी परिवर्तित की और ये सब चीज़ें नए सिरे से देखकर, लेकिन हमने सोचा खाली हम प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटर हैं राकेश जी, हमारे को कोई चीज़ ना किताब लिखनी, ना कोई नया कोई अध्याय जोड़ना। हमारा था कि जो रीइन्वेंट ना करें व्हील को, जो लोग सब दुनिया में काम कर रहे हैं उसको एक प्लेटफॉर्म में लाके उसके माध्यम से दुनिया की समस्याओं का निराकरण कैसे करें। अभी जैसे कि भारतीय संस्कृति न्यास आपने जो बनाया, उसका मेन मकसद क्या है? एक मकसद मैंने आपको 2 शब्दों में कहा कि दुनिया में जो सब लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोफेसर कपिल कपूर जैसे 100-150 विद्वानों के लोगों को एक पटल पे लाकर और उसके माध्यम से सबको जितने भारत के संस्कृति के अंग हैं, चाहे वो हिंदुज़्म है, चाहे वो जैनिज़्म है, चाहे बुद्धिज़्म है, चाहे सिखिज़्म है। आज मान लीजिए श्री गुरु ग्रंथ साहब में हज़ारों बार भगवान राम का उल्लेख है। तो ये सब संस्कृति समय समय से पलट हुई, लेकिन दुनिया में हर जगह खालिस्तान की बातें हो रही हैं, तरह तरह के। तो लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, तो नई पीढ़ी को अगर सब पता लगेगा कि गुरु ग्रंथ साहब में और जो रामायण महाभारत में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सबकी मूल भावना एक ही है, तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से सब में दुनिया में शांति, दुनिया में जो हमें कहा था, इसमें 6 टास्क ज़्यादा दे लिए। एक तो यूनिवर्सल हैप्पीनेस है, यूनिवर्सल पीस है, यूनिवर्सल प्रॉस्पेरिटी है, यूनिवर्सल ह्यूमनिज़्म है, और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसका चिंतन किया। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ। हम लोग जब किनिया गए, किनिया में वहाँ पे ओडिंगा रेला साहब जो प्रधानमंत्री जी वहाँ पे थे, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस समय चीफ मिनिस्टर गुजरात थे वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने तब से उनसे परिचय है। उनकी बेटी बिल्कुल ब्लाइंड हो गई, कम्प्लीटली ब्लाइंड। तो हमारी पत्नी जब वहाँ गए किनिया उनसे मिलने, तो वहाँ पर उनसे जब बात की तो इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि मैंने उसका इलाज हर जगह अमेरिका में कराया, चाइना में कराया, अफ्रीका में कराया, कहीं कुछ नहीं हो पाया। लेकिन केरला में एक डॉक्टर ने उनका इलाज किया और उस लड़की की आंखों की रोशनी पूरी बाहर आ गई है, निकल के पूरी रोशनी आ गई है। अब वो लड़की ओडिंगा रेला की जो लड़की है, रोजमेरी ओडिंगा, ब्रांड एम्बेसडर अफ्रीका की इस तरह से इस क्षेत्र में। तो उन्होंने कहा कि अब हम लोगों ने, क्योंकि हम नौकरशाह है, तो नौकरशाह में सीनियर लेवल पे बात की। हमने अपने साथियों से भी बोला जो यहाँ हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि हमें इसका चिंतन करना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से योगा के माध्यम से भारत का नेतृत्व पूरी दुनिया को प्रदान किया है, अगर ये डबल आयुष वर्ड आ जाता है, डबल आयुष मतलब आयुर्वेदिक और एलोपैथिक को एक साथ कर दिया जाता है, तो हमारी परंपरागत चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा का मेल खा के अगर काम किया जाए तो ये नया अध्याय पूरी दुनिया के लिए अफोर्डेबल हेल्थ के लिए क्रिएट किया रहेगा। तो हमारी संस्कृति के माध्यम से दुनिया भर का चीज़ों का निराकरण करने का कैसे किया जाए, हमारा मेन उद्देश्य ये है। इसीलिए अलग है, खाली पुस्तकें नहीं, रिसर्च नहीं। आपने एक बड़ा काम और लिया है अग्रोहा का, और उसमें आप वहाँ खनन का काम करा रहे हैं, खदान कराएंगे कि कैसे पुरानी संस्कृति हमारी वहाँ दबी हुई है, वो क्या है? देखिए राकेश जी, उसमें अग्रोहा का चिंतन इसलिए आया कि मैं खुद जैसे मान लीजिए बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे तमाम लोग मेरे इसको भारतवर्ष में इसमें जानते हैं जो कि बिज़नेस कम्युनिटी से हैं, अग्रवंशी हैं। अगर आप देखें कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? हमारी जीडीपी
दुनिया की 30% GDP थी, तो सोने की चिड़िया बनाने वाले थे अग्रवंशी। आज के समय में जो हमारा जैसे जो बेसिकली बौद्धिक, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे स्टार्टअप्स हैं, आज की दुनिया के अगर छोड़ दीजिए, तो पुराने समय पर जितने भी पोर्ट्स बने, पोर्ट्स के माध्यम से व्यापार गया, और व्यापार के माध्यम से हमारा धर्म गया, धर्म के माध्यम से फिर संस्कृति स्थापित हुई। इसमें महत्वपूर्ण काम अग्रवंशियों द्वारा किया गया था। और अग्रवंशियों के जो कुलगुरु जिससे कहेंगे, वो महाराजा श्री अग्रसेन जी थे, जिनका जो कर्मस्थली थी, जो कि त्रेता युग में भगवान राम के वंशज थे। महाभारत में भगवान कृष्ण के समकक्ष पे 15 वर्ष के थे, और द्वापर और कलयुग के समय पे उनकी उत्पत्ति हुई। तो उनके बारे में किसी को, हमारे जो 8-10 करोड़ लोगों को, उनको ही कुछ नहीं पता। अगर मान लीजिए जिन लोगों ने संस्कृति का प्रचार किया, मैं कोई विशेष कोई जाति बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोगों ने योगदान दिया भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, उनका अस्तित्व अगर जो छुपा है अग्रोहा में, उसको खोजने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। हम इसके लिए माननीय खट्टर साहब के सामने गए, जो तत्कालिक मुख्यमंत्री जी थे हरियाणा के, उनके सामने गए, उनसे अनुरोध किया कि केंद्र सरकार में ASI से पत्र लिखा जाए। 50 साल से ये प्रयास चल रहा था, और ये 50 साल से कभी इसको कोई कर नहीं पाया। लेकिन मैं इस बारे में उनके तारीफ़ करूंगा कि खट्टर साहब ने तुरंत एकदम पत्र लिखा। वहाँ के जो अध्यक्ष विधानसभा ज्ञानचंद गुप्ता जी, वहाँ के मंत्री कमल गुप्ता साहब, सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया, और यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी और सबके प्रति आभार के उन्होंने मुश्किल से 3 महीने के अंदर ASI ने उसकी खुदाई की अनुमति, जो 50 साल से नहीं मिली, तो ये नया अध्याय अग्रवंशियों के लिए शुरू कराया। और अब खुदाई के काम GPR सर्वे आके हम लोगों ने काम शुरू करा दिया। वहाँ पर अगर ये प्राचीन इतिहास 5000 वर्ष का निकलेगा, तो निश्चित रूप से अग्रोहा पे जो वहाँ बात चल रही है कि अग्रोहा और हिसार को मिलाते हुए एक जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, इसको मिलाते हुए एक नया अग्रसेन नगर स्थापित होगा, तो निश्चित रूप से एक अग्रवंशियों के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय बनेगा। और जो अग्रवंशियों ने जिस तरह से मंदिर बनवाए हैं, धर्मशालाएँ बनवाई हैं, और जो इस तरह कार्य किए हैं, हम उन सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। जो हमारी जैसे मंदिर संस्कृति थी, हर गांव में पहले राकेश जी एक मंदिर होता था, उसके माध्यम से शिक्षा होती थी, और उसी के माध्यम से शिक्षा से संस्कार फैलते थे। अब 5 लाख गांव में अगर जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी या अन्य लोग इसमें योगदान दे रहे हैं उस स्तर पे, लेकिन माइक्रो स्तर पे अगर ये सब मंदिर दोबारा रिवाइव हो जाएंगे, जो हमारे शिक्षा के संस्थान रिवाइव हो जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा अग्रवंशी मिलकर इसको करने का हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। गरीब व्यक्तियों का वो जो है, उनको पूरा तमाम योजनाएं सरकार की चल रही हैं, लेकिन उसमें खाली सरकार के साथ साथ अगर अग्रवंशी भी सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से एक जो नया उभरता भारत आगे निकल के आएगा। अभी तक जो प्रारंभिक वहाँ पे जो GPR सर्वे में अभी पिछले 4 दिन से बहुत अच्छे सूचनाएं आ रही हैं। ये अग्रोहा जो है अकेला स्थान था जो कि सरस्वती नदी के किनारे था। आपके माध्यम से मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, हम लोग बचपन से एक ही चीज़ पढ़ते चले आ रहे थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन वर्ड वेस्टर्न लोगों ने रखा। हड़प्पन सिविलाइजेशन से प्राचीन सिविलाइजेशन है, उसका नाम है सिंधु संस्कृति सिविलाइजेशन। हमारी संस्कृति जो अगर सिंधु सरस्वती संस्कृति कहलाएगी, तो निश्चित रूप से हमारी जो ये तो प्रूवन है, हरियाणा में जितनी साइट्स पे हम गए हैं 7000 BC, 5000 BC, और बाकी सब जगह बहुत ही कम है। मैं उदाहरण के रूप से आपको इजिप्ट का उदाहरण दूँ। मैं इजिप्ट में गया, इजिप्ट में वहाँ पे आज भी चरक संहिता, सुश्रुता संहिता के माध्यम से जो चिकित्सा भारत में होती हुई थी, वो सारा का सारा दीवारों पे, मंदिरों पे लिखा हुआ है, 0 का नंबर है। तो ये इसके बारे में अनेकों किताबें हैं। हम लोगों ने 500 किताबें इकट्ठी की हैं, जिसमें कि सारा भारत का ज्ञान। जूरिस्प्रूडेंस में बात करूँ, मान लीजिए आज इस देश में 8 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं सिविल और जुडिशल मिला के, उसमें से 8 करोड़ में 4 करोड़ अगर ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे और वैदिक जूरिस्प्रूडेंस लागू हो जाए। अभी देखिए, ये इत्तेफाक नहीं है, ये भारत का नया युग का प्रारंभ जो हुआ है वर्तमान प्रधानमंत्री जी के टाइम में, तो उसके युग के प्रारंभ हुआ है, त्रेता युग का प्रारंभ हुआ भगवान राम मंदिर का प्रारंभ होना, अब भगवान कृष्ण का करना, फिर वहाँ कॉरिडोर बनना, क्या नाम है, बनारस में, फिर वहाँ पे जो आपका उज्जैन में कॉरिडोर बनना, तमाम चीज़ें ऐसे दक्षिण भारत तक तमाम स्थानों पर स्थान होना, तो एक नए भारत का उदय हो रहा है। ये बात तो सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जो सनातन परंपरा को बहुत मजबूत किया है।
देखिए, सनातन परंपरा को मैंने कभी मैं इस बारे में दुख होता है कि कुछ दक्षिण भारत से कुछ जो नेता लोग टिप्पणी कर देते हैं कि सनातन नहीं है, भारत दक्षिण अलग था, उत्तर अलग है। ये भारत एक है। भारत में भारत की संस्कृति कश्मीर कन्याकुमारी से लेकर अखंड भारत की संस्कृति एक है। अगर मान लीजिए जो लोग ऐसा टिप्पणी करते हैं, हमने तो कभी मजाक में कहा था, शायद उनके पिताजी ने भी उनका नामकरण किसी जो है ज्योतिष से पूछ के ही रखा होगा। तो ज्योतिष विद्या से उनका नामकरण वो खुद पूछ लें अपने पिताजी से, उनका नाम वो क्यों रखा। मान लीजिए कोई किसी ने उसका नाम रखा, किसी ने उसका कारण रखा। आज मान लीजिए भगवान शिव के परंपरा के जितने मंदिर हैं सबसे अधिक दक्षिण भारत में। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से इस सृष्टि का उत्पन्न हुआ और उसके बाद फिर जो भगवान विष्णु के अनेकों अवतार ने जन्म लिया और समय समय पर वो अवतार अपने अपने तरीके से कार्य करते चले गए। तो अभी जैसे कि अग्रोहा में अभी और क्या योजना है, क्या प्लानिंग है? देखिए, अग्रोहा में जो प्रथम चरण में जो स्वीकृत हुआ है भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा, उसमें सबसे पहले तो वहाँ पर GPR सर्वे वो चल रहा है। उसके फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे होगा। आर्कियोलॉजिकल खुदाई होने के बाद जैसे जैसे उसमें से चीज़ें निकलेंगी, फिर वहाँ पे प्लेनेटोरियम, म्यूज़ियम, ये सब की स्थान है, ये तो उसको बनाया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे भगवान जो अग्रवंशियों की सबसे बड़ी अग्रवंशियों का क्या होता है, सरस्वती या लक्ष्मी जी। अगर भगवान लक्ष्मी जी किसी घर में नहीं तो अग्रवंशी वो रह ही नहीं सकता जिंदा। और ये तो मैं कहूँगा कोई भी जिंदा नहीं रह सकता अगर लक्ष्मी जी नहीं है। तो लक्ष्मी जी सबके लिए जो है, हम लोग चाह रहे हैं कि दिवाली जी का समय आएगा तब तक कुछ ऐसे हालात बने कि सब लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो एक पूरे क्षेत्र का मास्टर प्लान बन रहा है। हरियाणा सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं और 2 मंत्रीगण उसमें उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, सह अध्यक्ष हैं। हमको भी उन्होंने उसमें उपाध्यक्ष रखा है। तो हम लोग मिलजुल के कुछ ऐसा बना रहे हैं कि उसका एक मास्टर प्लान बने। उस मास्टर प्लान के हिसाब से फिर अग्रोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को साथ में लगाते हुए एक एंकर यूनिट वहाँ पर आए। इस तरह की चर्चा प्रारंभ 3-4 दिन पहले हुई है। मुझे उम्मीद है कि बहुत तेज़ रफ्तार से वहाँ पर काम होगा। सिंगल जी, जैसे कि आपने संस्कृति और इस पर सब तथ्यों को सजो रहे हैं, लेकिन ये आगे युवा पीढ़ी में कम्युनिकेट हो, ये सारे नॉलेज आगे तक जाए, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए राकेश जी, इसमें हम लोगों ने सबसे पहला तो प्रयास किया है कि एक रनवे होगा तब जहाज उड़ेगा। तो इसके लिए NCR में शारदा यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने आगे बढ़ के इस पर बहुत रुचि दिखाई है और वहाँ पर भारतीय संस्कृति का पहला वैश्विक केंद्र की स्थापना की गई है। उसके माध्यम से वहाँ पे करीबन 1200 प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स भी हैं, उसमें मेडिकल कॉलेज भी है और सारी फैकल्टीज़ हैं। उनके साथ जो हमारे विशेषज्ञों की उनसे एक मीटिंग शीघ्र होने वाली है। हमारा विचार है कि जो हमारा भारतीय नया वर्ष 9 अप्रैल को शुरू होगा, उस दिन पहली मीटिंग उसकी करेंगे और उसके माध्यम से, इस केंद्र के माध्यम से दुनिया के सभी जो लोग काम कर रहे हैं उसको जोड़ेंगे। आज ही सुबह बात हुई USA में डॉक्टर गंगोपाध्याय की संस्था IR ने, उन्होंने कहा कि हम उसको सहयोग करेंगे। ऐसे वर्ल्ड हिंदू यूनिवर्सिटी USA में उन्होंने कहा था हम, तो सब लोग मिलजुल के करेंगे तो उससे कम से कम जो यूनिवर्सिटी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी सिलेबस चल रहा है, उस सिलेबस में जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा को उस सिलेबस से कैसे इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो जो नई पीढ़ी निकलेगी वो आधुनिक शिक्षा भी लेके निकलें और साथ में जो पुरानी चीज़ों का भी पूरा निकले। मान लीजिए आप गणित पढ़ रहे हैं, गणित में आप एलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो एलजेब्रा का जो है क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में पुराने नॉलेज क्या था, आज नॉलेज क्या है, दोनों को सम्मिलित करते हुए जाएंगे तो वो निश्चित रूप से एक वो हमारी संस्कृति का भी बढ़ावा होगा और शायद मेरे ख्याल से उसकी और बेहतरी भी होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपने इतने साल सेवा की और बड़े पद पर रहे, मुख्य सचिव भी रहे, फिर सरकार में ही कोई पद लेने की न सोच करके आपने समाज सेवा, संस्कृति और एक ऐसा काम हाथ में लिया जिसे बहुत कम लोग हाथ में लेते हैं। ऐसा कैसे विचार आया? राकेश जी, देखिए मैं तो कहूँगा सब ईश्वर की माया है। ईश्वर ने जिधर समय मोड़ा, अब आपको पुराना पृष्ठभूमि पता है, मेरी पत्नी जो डोरीलाल जी की बेटी थी जिन्होंने अमर उजाला अखबार शुरू किया, तो हम लोग जो है शुरू से समाचार, मीडिया और राजनीतिक क्षेत्रों में और प्रशासनिक क्षेत्रों को बहुत निकट से देखा है और इस कारण से मन में आया कि अब ये काम ऐसा नहीं कि प्रशासनिक सेवा में आगे, अगर भगवान ने चाहा कभी प्रशासनिक कोई दायित्व मिला उसका भी निर्वहन करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ परमानेंट है, लेकिन
अभी मेरे को लगा कि शायद ये 1.5 वर्ष कि कोविड काल ने हम सबको ये सिखाया। हमने बहुत अपने लोगों को खोया और उस समय पे मन में दर्द आया कि अगर मान लीजिए भारत ने उसके बाद जो कोविड में भी जो विश्व में परचम लहराया है, अगर कुछ समय इस पे लगाया जाए, और विशेषकर मैं फिर उस बात को रिपीटेटिव कर रहा हूँ कि जो जिस अंदाज में हमारे जिस मनोभाव से और खाली राजनीतिक व्यक्ति ना हो के, अभी मैंने हाल में ही एक चैनल में माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं उस कार्यक्रम में गया था, रिपब्लिक में मैंने वहाँ सुना, बहुत नज़दीक से बैठ के सुना, उनके पीछे मैं बैठा हुआ था। तो जिस तरह से उन्होंने 75 दिन का ये सुनाया कि 75 दिन में क्या कर मारा, तो राजनेता नहीं है व्यक्तित्व। उनको ये था कि देश की जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो, वो पीड़ा है, गरीब आदमी का भी पीड़ा है, और साथ में सबसे बड़े स्वाभिमान से सर उठा के जी सकें। और स्वाभिमान से आदमी सर उठा के तभी जी पाएगा जबकि संस्कृति के बारे में अच्छे से सीखेगा। तो मुझे लगा कि शायद ये ईश्वर ने व्यक्त दिया है, ईश्वर ही मुझे रोज़ नए लोगों से मिला रहा है। मैं जहाँ जहाँ यात्रा करता हूँ तरह तरह के लोगों से मेरी मुलाकात होती है, तरह तरह के व्यक्तित्व से मुलाकात होती है, और भारत में एक से एक लोग पड़े हुए हैं। मैं एक जगह गया तो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर जो है वो, उनके पास उड़ने की भी कला थी, वो उड़ना भी जानते थे। आज भी मैं गढ़वाल में बहुत यंगर डेज में रहा हूँ, राकेश जी, केदारनाथ बद्रीनाथ में बहुत बार गया हूँ। वहाँ ऐसे ऐसे साधु बैठे हैं जिनकी उम्र 150-200 साल है। मैं मिला हूँ उनसे, एक दो लोगों से, जो कि कपड़े नहीं पहनते हैं, मतलब आप समझिए पूरे जाड़ों ऐसे बैठे रहते हैं। तो भारत की जो संस्कृति है वो भाव ही अलग है, वो खाली मटेरियलिज्म नहीं है। तो उस संस्कृति के माध्यम से आप दुनिया की समस्याओं का निराकरण करें। तो शायद भगवान ने ये अवसर इसलिए दिया कि यदि ये सब सीखा है, ये सब चीज़ें नहीं सीखे हैं, कभी कोई अवसर मिला प्रशासनिक सिस्टम में भी काम करने का, तो उसके माध्यम से देश की अन्य जगह में सेवा करने में शायद बेहतर मन, बेहतर संकल्प और बेहतर ज्ञान से सेवा कर सकेंगे यदि कोई अवसर मिलेगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सियासी बिसात